Hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's class we will discuss about objective approach to solve the problems of slope and deflection. Slope and deflection की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच को डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने 5 मेथड्स को डिस्कस किया है। ठीक है, नाउ ये जो 5 मेथड्स है इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट दीज मेथड्स आर अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग। ये कुछ टाइम कंज्यूम करेगी आपका एज कंपेयर टू जो अभी हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखेंगे या यू कैन से शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, जिससे कि हम लेस टाइम में उन सभी क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अगर आप ये 5 मेथड्स को यूज करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ ज्यादा टाइम लगे, बट ये 5 मेथड्स को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार नया टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें आप शॉर्ट ट्रिक हो सकता है नहीं क्लिक करे आपको, या उसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं पता हो, तो इसलिए आपको उसमें फिर ये 5 जो मेथड्स हमने देखी थी वो हेल्प करती है। ठीक है, सो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक लगा के जो हम इतना लंबे मेथड से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे थे उसको कैसे हम थोड़ा ईज आउट कर सकते हैं और थोड़ा टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दी शॉर्ट ट्रिक्स आपको कुछ थ्योरम्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। द फर्स्ट थ्योरम जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम पहले भी थोड़ा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमने पहले भी एक बार देखा है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बट अभी थोड़ा सा हम उस चीज को डिटेल में देखेंगे। देखिए बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आप उन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लोड पे। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, देन आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप डिफ्लेक्शन देखेंगे, आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे थे, दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट फ्री एंड क्या था? डेल्टा इज इक्वल टू PL क्यूब अपॉन 3EI। स्लोप देखा था, उसके लिए स्लोप क्या था? इट इज PL स्क्वायर अपॉन 2EI। सो जो भी फिजिकल क्वांटिटी लोड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनके लिए आप क्या लगा सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। सो जितने भी स्लोप्स एंड जितने भी डिफ्लेक्शन के आपने फॉर्मूले देखे वो सभी में आप चेक कर लीजिए, हमने स्टैंडर्ड सारे फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं, आप उन सभी फॉर्मूलेस में देख सकते हो कि जो भी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के आपने फॉर्मूले लिखे हैं उन सभी में जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लोड, लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या तो फिर मोमेंट के लिए हमने लिखा था इफ द कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, इन दैट केस डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू it is ml square upon 2EI and slope is equals to ml by EI। so ये मोमेंट भी क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, या आपने जो ये लोड लगाया है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड लोड या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ऑल दीज आर लोड्स ओनली। ठीक है, ये सब चीजें क्या है? लोड्स है। सो इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, इन दैट केस आप क्या लगा सकते हैं उसके लिए? इन दैट केस आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हो आप? यू कैन नॉट अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर, अभी हमने देखा स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी के लिए आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं लगा सकते, बिकॉज स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P स्क्वायर और यू कैन से mx square dx upon 2EI। so here strain energy is proportional to mx square के proportional है। ठीक है, so in this case you cannot apply what? you cannot apply principle of superposition। यहाँ पे आप principle of superposition नहीं लगा सकते, that is in the case of strain energy। so जहाँ पे slope की बात करेंगे, जहाँ पे deflection की बात करेंगे, जहाँ पे stresses की बात करेंगे, जहाँ पे strains की बात करेंगे, मतलब वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जो कि लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू लोड की पावर 1, वहां पे आप लगा सकते हैं क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है? देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है आप इसको समझिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अगर आप जनरल लैंग्वेज में बोलो, लेमैन की लैंग्वेज में बोलो, तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? द इफेक्ट of multiple loading is equals to
द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल लोडिंग इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल लोडिंग। क्या बोलना चाह रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? सपोज किसी स्ट्रक्चर पे मल्टीपल लोडिंग लग रहा है तो उन मल्टीपल लोडिंग की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू, आप मल्टीपल लोडिंग हटा दीजिए, सिर्फ एक लोड को लगाइए उसकी वजह से इफेक्ट देखिए, फिर पहला लोड हटा दीजिए दूसरा लोड लगाइए उसकी वजह से इफेक्ट देखिए, दूसरा लोड हटा दीजिए तीसरा लोड लगाइए उसकी वजह से इफेक्ट देखिए। तो जितने भी आप लोड्स लगा रहे हैं इंडिविजुअल लोड्स का आप इफेक्ट देखिए और उन सभी का क्या कर दीजिए, एल्जेब्रिक सम कर दीजिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है? द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल लोडिंग इज इक्वल्स टू सम ऑफ इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल लोडिंग। नाउ ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट कौन सा लेना है आपको? ये वो फिजिकल क्वांटिटी लेना है जो लोड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। सो अगर लोड का इफेक्ट आप बोल रहे हो कि लोड की वजह से स्ट्रेसेस आ रहे हैं, यू कैन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर लोड का इफेक्ट आप ले रहे हो स्ट्रेन, तो यू कैन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर लोड का इफेक्ट ले रहे हो आप स्लोप, तो यू कैन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर लोड का इफेक्ट ले रहे हो आप डिफ्लेक्शन, सो यू कैन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बट अगर आप लोड का इफेक्ट लेते हो strain energy, then in that case you cannot apply principle of superposition। तो जो इफेक्ट की बात की है वो इफेक्ट पे स्टार मार्क है। क्या स्टार मार्क है? कि वो जो इफेक्ट है वो लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं इफेक्ट को रिप्लेस करूं डिफ्लेक्शन से, सो द डिफ्लेक्शन ड्यू टू मल्टीपल लोडिंग इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ deflection due to individual loading। If a structure is subjected to multiple loading, then the deflection, total deflection due to multiple loading is equals to algebraic sum of डिफ्लेक्शन ड्यू टू इंडिविजुअल लोडिंग। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो प्लीज राइट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द स्लोप और डिफ्लेक्शन एट एनी पर्टिकुलर सेक्शन ड्यू टू multiple load will be equals to the algebraic sum of all the slopes or deflection due to इंडिविजुअल लोड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? द इफेक्ट ऑफ, और यू कैन से द स्लोप और डिफ्लेक्शन ड्यू टू मल्टीपल लोडिंग इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ स्लोप और डिफ्लेक्शन ड्यू टू इंडिविजुअल लोडिंग। नाउ इसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? इसमें लिखे सेकेंड पॉइंट नोट करके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैन बी यूज्ड फॉर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर लीनियरली प्रोपोर्शनल टू लोड, दैट इज slope, deflection, axial elongation, stress, strain, angle of twist, etc. स्टार मार्क करके लिखिए। कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर strain energy। You cannot apply this principle for strain energy। strain energy के लिए आप ये प्रिंसिपल नहीं अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इससे रिलेटेड हम कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो आई एम कंसिडरिंग अ लोडेड स्ट्रक्चर। So this is a cantilever beam and this cantilever beam is subjected to uniformly distributed load, and along with this uniformly distributed load it is subjected to a point load also। So this is W, span is L, okay। So this is the loaded structure and you have to calculate deflection and slope at the free end। So this is point A, this is point B। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है एंड स्लोप कैलकुलेट करना है एट दी फ्री एंड। नाउ इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बट बिफोर कि मैं आपको बताऊं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इसको दूसरी कौन सी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक स्टूडेंट ने बोला कि सर इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाने की जरूरत क्या है? ये तो आपने हमको पहले ही बताया हुआ है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय मोमेंट एरिया मेथड। सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मोमेंट एरिया मेथड। ऐसा उस स्टूडेंट ने बोला कि सर ये तो मोमेंट एरिया मेथड से इजीली हो जाएगा, इसके लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाने की क्या जरूरत है? हम इजीली इसको मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट ने सॉल्व करना स्टार्ट किया इसको मोमेंट एरिया मेथड से। सो सॉल्व करिए इसको पहले मोमेंट एरिया मेथड से, फिर आपको पता चलेगा कि व्हाई यू कैन नॉट अप्लाई मोमेंट एरिया मेथड फॉर दिस, ठीक है। इसको हम मोमेंट एरिया मेथड से भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि मोमेंट एरिया मेथड से आंसर सही आता है या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आंसर सही आता है। सो मोमेंट एरिया मेथड से इसको सॉल्व किया स्टूडेंट ने, तो इसका स्टूडेंट ने बनाया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दैट इज M/EI डायग्राम, एंड स्टूडेंट ने इसका M/EI डायग्राम बनाया लाइक दिस।
इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ठीक है। दिस इज द m by ei डायग्राम। नाउ यहाँ पे मोमेंट कितना आ जाएगा, एट द फिक्स एंड मोमेंट कितना आ जाएगा, इट इज PL प्लस WL स्क्वायर बाय 2, ठीक है। मोमेंट आ जाएगा PL प्लस WL स्क्वायर बाय 2। कैसा आएगा, पूरा का पूरा मोमेंट आएगा हॉगिंग नेगेटिव में, ठीक है। नाउ स्टूडेंट ने बोला सर इसका एरिया ले लीजिए, इसका CG ले लीजिए, यू कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट, यू कैन इजीली कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। नाउ देखिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था दैट इज पैराबोला। पैराबोला से रिलेटेड हमने कुछ रिजल्ट्स देखे थे एंड रिजल्ट्स में क्या देखा था, हमने देखा था पैराबोलिक सेमी सेगमेंट एंड पैराबोलिक स्पेंड्रल की प्रॉपर्टीज। नाउ ये जो आ रहा है आपका डिफ्लेक्ट, ये जो आ रहा है आपका m by ei डायग्राम, दिस m by ei डायग्राम इज नथिंग बट पैराबोलिक स्पेंड्रल। एंड इस पैराबोलिक स्पेंड्रल के लिए हमने क्या देखा था, हमने फॉर्मूला देखा था दैट एरिया ऑफ दिस पैराबोलिक स्पेंड्रल इज 1/3 AB, ठीक है। बट वहां पे हमने जो एरिया की बात की थी दैट एरिया इज इक्वल टू 1/3 AB, वो एरिया किस कंडीशन पे वैलिड था, वो एरिया इस कंडीशन पे वैलिड था जब यहाँ पे एक एंड पर क्या होता, एक एंड पर स्लोप 0 होता। अगर इस एंड पर स्लोप 0 होता तो इस पैराबोलिक स्पेंड्रल का जो एरिया है, इस पैराबोलिक स्पेंड्रल का एरिया हो जाता 1/3 इंटू A इंटू B, करेक्ट है। बट फॉर दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के लिए जब आपने m by ei डायग्राम बनाया है तो यहाँ पे क्या स्लोप 0 है। आप बताइए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या होता है, द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज व्हाट, द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज नथिंग बट शेयर फोर्स। तो आप देखिए क्या इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पर क्या शेयर फोर्स 0 है, यू विल से नो, क्योंकि पॉइंट बी पर क्या आ रहा है, पॉइंट बी पर देयर इज अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड, पॉइंट बी पर एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड आ रहा है। दैट मीन्स अगर इसका हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो शेयर फोर्स डायग्राम में क्या होगा, पॉइंट बी पर एक जंप आएगा, पॉइंट बी पर देयर विल बी अ जंप लाइक दिस। इसके बाद शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। सो हियर शेयर फोर्स इज P, हियर शेयर फोर्स विल बी P plus WL। दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। नाउ ये जो शेयर फोर्स डायग्राम बना है इसमें देखिए पॉइंट बी पर द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्लोप जो है आपका m by ei डायग्राम का वो पॉइंट बी पर 0 नहीं है। नाउ अगर पॉइंट बी पर m by ei डायग्राम का स्लोप 0 नहीं है, दैट मीन्स आप यहाँ पे पैराबोलिक स्पेंड्रल के डायरेक्ट फॉर्मूलाज नहीं लगा सकते। दैट इज द एरिया ऑफ दिस पैराबोलिक स्पेंड्रल इज हाउ मच, 1/3 इंटू A इंटू B। द एरिया इज नॉट इक्वल टू 1/3 into A into B. That means you cannot apply मोमेंट एरिया मेथड फॉर दिस, क्योंकि आपको इस शेप के लिए स्टैंडर्ड एरिया पता ही नहीं है, आप स्टैंडर्ड एरिया कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन को स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करोगे डायरेक्टली विथ मोमेंट एरिया मेथड तो आपका आंसर गलत आएगा। ये एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा हुआ क्वेश्चन है एंड इन दैट आपको इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से सॉल्व करना था। उन्होंने डायरेक्टली लिख के दिया था कि यू हैव टू सॉल्व इट बाय एरिया मोमेंट मेथड, बट एरिया मोमेंट मेथड लगाने से पहले भी आपको क्या करना था, आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना था। सो अगर आपको इसको सॉल्व करना है बाय एरिया मोमेंट मेथड, देन यू हैव टू अप्लाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड आपको उस स्ट्रक्चर को डिवाइड करना है इनटू 2 पार्ट्स लाइक दिस। एक बार आपको कंसिडर करना है स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड सेकेंड टाइम द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, ठीक है। एंड अलग अलग आपको इन दोनों के लिए m by ei डायग्राम बनाना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो इसके लिए आप जब अलग अलग m by ei डायग्राम बनाओगे देन यू विल गेट m by ei डायग्राम लाइक दिस। ये दोनों का आपको अलग अलग एरिया निकालना पड़ेगा। हियर द वैल्यू विल बी, इफ द लोडिंग इज W, सो m by ei की वैल्यू आ जाएगी WL स्क्वायर बाय 2EI एंड हियर द वैल्यू विल बी PL by EI, ठीक है। सो आपको एक ट्रायंगल मिल गया है और एक पैराबोलिक स्पेंड्रल मिल गया है। अब आप इन दोनों का अलग अलग एरिया कैलकुलेट कीजिए, CG का डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए एंड यू कैन डिटरमाइन व्हाट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। सो जहाँ पे ES के कन्वेंशन में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एंड आपसे पूछेगा कि डिटरमाइन व्हाट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड मल्टीपल लोडिंग लगाए और वो आपको दे रहा है कि आपको एरिया मोमेंट से ही करना है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
नाउ इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ विदाउट अप्लाइंग एरिया मूवमेंट मेथड। आपको अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद है तो देखिए, जो भी ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करने इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वो ऑब्जेक्टिव को क्विकली सॉल्व करने के लिए जो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखे थे इन द फर्स्ट लेक्चर, वो आपको थोड़ली याद होना चाहिए। 7 या 8 मैंने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने के लिए कहे हैं, वो 7 और 8 स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको वो अच्छे से याद है तो आप ये जो शॉर्ट ट्रिक्स अभी हम डिस्कस करने वाले वो शॉर्ट ट्रिक्स क्विकली लगा के आप कई सारे क्वेश्चन जल्दी से बना लेंगे। सो आप बताइए फॉर दिस स्ट्रक्चर, अभी मैं ये हटा रहा हुआ, एरिया मूवमेंट मेथड हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो आप बताइए फॉर दिस स्ट्रक्चर, फर्स्ट वाले पार्ट में बताइए फॉर दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप एट पॉइंट बी। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप एट पॉइंट बी? थीटा b1 इट इज इक्वल्स टू w, इट इज WL3/6EI एंड डेल्टा बी क्या होता है? डेल्टा b1 इट इज WL⁴/8EI। फॉर दिस सेकेंड वाला जो है दैट इज अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। इसके लिए क्या हो जाएगा? थीटा b2 दिस इज इक्वल्स टू PL²/2EI and delta B2 will be PL³/3EI। so delta B टोटल कितना हो जाएगा? दोनों का एल्जेब्रिक सम कर दीजिए। अब यहाँ पे एल्जेब्रिक सम करते हुए आपको ध्यान देना है कि सेम नेचर की क्वांटिटीज को ऐड करना है। देखिए इन द फर्स्ट केस ये स्ट्रक्चर कैसा रोटेट हो रहा है? दिस स्ट्रक्चर इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ड्यू टू लोड W ये बीम कैसा डिफ्लेक्ट होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। दैट मीन्स थीटा कैसा आएगा? दिस थीटा इज क्लॉकवाइज। ये चीज आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। इन द सेकेंड केस देखिए, ड्यू टू दिस कॉन्सेंट्रेटेड लोड P ये स्ट्रक्चर कैसा रोटेट होगा? क्लॉकवाइज। दैट मीन्स दिस थीटा B2 इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। सो दोनों थीटा क्या है? क्लॉकवाइज है, तो ऐड होंगे। एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव ऐसा होगा। सो आपको ध्यान रखना है कि जब आप एल्जेब्रिक सम लोगे तो एल्जेब्रिक सम आप विथ साइन लोगे, ठीक है। एल्जेब्रिक सम विथ साइन लोगे। सो फर्स्ट केस में भी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। सो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा बी टोटल दिस इज इक्वल्स टू WL3/6EI प्लस PL²/2EI। अब डेल्टा की बात करते हैं, डेल्टा बी टोटल कितना होगा? देखिए इन द फर्स्ट केस देखिए व्हेन द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इन दिस केस कैसा आएगा? डिफ्लेक्शन विल बी डाउनवर्ड। डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगा ना, लोड डाउनवर्ड लग रहा है तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? डाउनवर्ड। इन द सेकेंड केस ऑल्सो व्हेन द कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, व्हेन द कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, इन दिस केस ऑल्सो डिफ्लेक्शन कैसा होगा? डिफ्लेक्शन विल बी डाउनवर्ड। सो दोनों केसेस में डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड हो रहा है, दैट मीन्स दोनों डिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। सो इट इज इक्वल्स टू WL⁴/8EI प्लस PL³/3EI। दिस इज डाउनवर्ड एंड दिस इज क्लॉकवाइज। सो दिस इज योर आंसर। सो आप देखिए कितना इजीली आ गया। सिर्फ आपको क्या करना है? आपको मल्टीपल लोडिंग को स्प्लिट करना है इनटू इंडिविजुअल लोडिंग। अगर आपने मल्टीपल लोडिंग को स्प्लिट कर दिया इनटू इंडिविजुअल लोडिंग तो आप इजीली क्वेश्चन 2-3 स्टेप में बना ले जाओगे। और इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, इसलिए आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अच्छे से आना चाहिए, इसका आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड। नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिस इज अ कैंटिलीवर बीम एंड दिस कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू मल्टीपल लोडिंग P1 P2 P3, तो मल्टीपल लोडिंग लग रहा है इस पे। डिस्टेंसेस भी आपको दिए हैं, सपोज दिस इज A1 या A ले लीजिए, दिस इज A, दिस इज B and this is L, this is point A, this is point B, this is C and this is D। ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? यू हैव टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड और यू हैव टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। ठीक है, एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, एक रैंडम एग्जांपल लिया। फॉर दिस स्ट्रक्चर आपको क्या कैलकुलेट करना है? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है एट द फ्री एंड डी पॉइंट पे आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी, तो आपके पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अवेलेबल। सो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्प्लिट करना पड़ेगा इसको इनटू इंडिविजुअल लोडिंग। अभी ये केस है मल्टीपल लोडिंग का, आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा इंडिविजुअल लोडिंग के केस में एंड देन
आपको इंडिविजुअल लोड्स के लिए डी पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा और उसको ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज एल्जेब्रिक सम आपको लेना पड़ेगा। सो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इस स्ट्रक्चर को इंडिविजुअल लोडिंग के लिए स्प्लिट कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ मैं इसको, कंफ्यूज मत होइएगा आप। सो दिस प्लस दिस। सो मैंने क्या किया है, इसको इंडिविजुअल लोडिंग में स्प्लिट कर दिया। तो दिस लेंथ इज हाउ मच, दिस लेंथ इज एल, दिस वाज ए, तो ये कितना बचा, एल माइनस ए। नाउ दिस लेंथ इज हाउ मच, दिस वाज बी, तो ये कितना बचेगा, एल माइनस बी, एंड दिस लेंथ इज एल। ठीक है। सो आपने क्या किया, आपने इंडिविजुअल लोड्स को कंसिडर कर लिया। इन द फर्स्ट केस मैंने सिर्फ P1 को कंसिडर किया, फिर सेकंड केस में मैंने P2 को कंसिडर किया, एंड थर्ड केस में हमने P3 को कंसिडर किया। नाउ इसके लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस पता है। नाउ ये देखिए, इन द फर्स्ट केस डिफ्लेक्शन कैसा होगा, कैसा बेंड होगा स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर विल बेंड, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज डी। सो जो स्ट्रक्चर है उसमें बेंडिंग कहाँ पे होगा, ओनली इन द पोर्शन ए टू बी, ए बी पोर्शन में ही बेंडिंग होगा। इन द पोर्शन बी टू डी देयर इज नो मूवमेंट, तो बी डी पोर्शन में बेंडिंग नहीं होगा। इसके लिए हम डिस्कस कर चुके, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जब देखे थे तब हमने इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा था। सो यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग सिर्फ ए टू बी पोर्शन में होगा, एंड बी टू डी जो पोर्शन है दैट वुड बी ए स्ट्रेट लाइन। सो अगर मैं इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊं तो डिफ्लेक्टेड शेप विल बी लाइक दिस। पॉइंट बी तक द बीम इज गेटिंग बेंड, ये बेंड हो रहा है, और बी के बाद बीम बेंड नहीं हो रहा है। मैं अलग कलर से बना देता हूँ। पॉइंट बी के बाद जो बीम है वो बेंड नहीं हो रहा है, ठीक है। पॉइंट बी तक ही बीम बेंड हो रहा है, बी के बाद बीम बेंड नहीं हो रहा है। सो पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन आप इजीली लिख सकते हैं, डेल्टा B1 दिस इज इक्वल टू P इंटू ए क्यूब बाई 3i। दिस इज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो डेल्टा निकालना है डी पे, हमें तो डी पे डिफ्लेक्शन और डी पे स्लोप निकालना है। सो जो बी पे स्लोप होगा क्या वही डी पे स्लोप होगा, यस, बिकॉज बी टू डी में कोई बेंडिंग नहीं हो रहा है। सो जो थीटा B1 होगा वही थीटा D1 होगा, जो स्लोप पॉइंट बी पर आ रहा है वही स्लोप कहाँ पे आएगा, पॉइंट डी पर आएगा। बट हमें डेल्टा भी निकालना है, तो डेल्टा कैसे निकाल सकते हैं, सो डेल्टा डी विल बी इक्वल्स टू, दिस इज डेल्टा बी, एंड इसको लिख सकता हूं मैं थीटा बी इंटू एल माइनस ए। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से मैंने ये वैल्यू लिख दीजिए, दैट इज ये वाला जो आर्क है दिस इज नथिंग बट आर्क, दिस आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इंटू दिस रेडियस, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से लिख सकते हैं, या तो आप tan थीटा से भी लिख सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज L माइनस ए, परपेंडिकुलर इज दिस डिफ्लेक्शन, सो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू बेस। परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू बेस, एंड थीटा इज वेरी स्मॉल, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा। सो डेल्टा D1 क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा D1 इज इक्वल्स टू PA क्यूब अपॉन 3i प्लस थीटा बी क्या हो जाएगा, थीटा बी भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दैट इज PA स्क्वायर अपॉन 2ei, सो प्लस PA स्क्वायर अपॉन 2ei विच इज नथिंग बट थीटा बी इंटू L माइनस ए। ये क्या आ गया आपके पास, डेल्टा D1 आ गया। नाउ सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में भी सेम कॉन्सेप्ट लगा के आप निकाल सकते हैं। सेकंड केस में भी देखिए बेंडिंग किस में होगा, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी, एंड दिस इज पॉइंट डी। इन द थर्ड केस दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट डी। नाउ सेकंड केस में जो बेंडिंग होगा वो किस में होगा, ओनली इन द पोर्शन AC, AC पोर्शन में ही बेंडिंग होगा, CD पोर्शन में कोई बेंडिंग नहीं होगा, CD पोर्शन विल बी स्ट्रेट। अगर मैं इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊं, ठीक है, दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप, जो बेंडिंग हो रहा है वो कौन से पोर्शन में हो रहा है, ओनली इन द पोर्शन AC, AC पोर्शन में ही बेंडिंग हो रहा है, वेयर CD पोर्शन में कोई बेंडिंग नहीं हो रहा है, CD पोर्शन इज नॉट गेटिंग बेंडेड, ठीक है। जो भी बेंडिंग हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, इन द पोर्शन AC, ओनली AC पोर्शन में ही बेंडिंग हो रहा है, CD पोर्शन में कोई बेंडिंग नहीं हो रहा है, CD पोर्शन इज स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स जो थीटा पॉइंट C पर होगा, डेल्टा थीटा C2, वही थीटा कहाँ पे होगा, पॉइंट D पर होगा, दैट इज थीटा C2, ठीक है। जो थीटा पॉइंट C पर होगा वही थीटा कहाँ पे होगा, पॉइंट D पर होगा। फॉर द केस 2, केस 2 के लिए जो थीटा पॉइंट C पर है वही थीटा कहाँ पर है, पॉइंट D पर है। एंड डेल्टा C हम निकाल सकते हैं इजीली, डेल्टा C स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सो आई विल राइट डेल्टा C2 इट इज इक्वल्स टू P इंटू बी क्यूब अपॉन 3ei। थीटा C क्या हो जाएगा, थीटा C2 दिस इज इक्वल्स टू P इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2ei। सो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आ गया। नाउ हमें क्या निकालना है, हमें थीटा D निकालना है। थीटा D
टू इज इक्वल टू वॉट, थीटा सी टू, थीटा तो निकल गया, आप क्या निकालना है, हमें डिफ्लेक्शन निकालना है एट पॉइंट डी। फॉर द केस टू डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अगेन tan थीटा लगाना पड़ेगा, tan थीटा। सो ये डिफ्लेक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज डेल्टा सी टू हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब ये डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी निकालना है, तो ये बचा हुआ डिफ्लेक्शन हमें कैलकुलेट करना है, दिस डिफ्लेक्शन। सो दिस इज नथिंग बट थीटा सी टू इंटू एल माइनस बी। सो आई कैन राइट डेल्टा डी टू, दिस इज इक्वल टू पी इंटू बी क्यूब अपॉन 3 प्लस पी इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एल माइनस बी। तो ये क्या आ गया आपका डेल्टा डी टू एंड डेल्टा डी थ्री फॉर द थर्ड केस तो आप निकाल ही सकते हैं, तो स्टैंडर्ड केस है, दैट इज डेल्टा डी थ्री इज इक्वल टू p into L cube by 3ei and theta d3 will be p into L square upon 2ei। सो डेल्टा डी थ्री थीटा डी थ्री मिल गया। नाउ अब हमें क्या लेना है, अब हमें नेट डिफ्लेक्शन चाहिए एट पॉइंट डी, नेट डिफ्लेक्शन। सो नेट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एल्जेब्रिक सम लेना पड़ेगा, किसका, तीनों केसेस में जो भी डिफ्लेक्शन पॉइंट डी पर आया है एंड जो भी स्लोप पॉइंट डी पर आया है। सो इन द फर्स्ट केस स्लोप एट पॉइंट डी कितना था, इट इज नथिंग बट स्लोप एट पॉइंट बी, दैट इज पी ए स्क्वायर बाई 2ei। अब ये जो स्लोप है कैसा है, क्लॉकवाइज, दिस स्लोप इज क्लॉकवाइज। सेकेंड केस में भी स्लोप कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, एंड थर्ड केस में भी स्लोप कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट नेट स्लोप एट पॉइंट डी और टोटल स्लोप एट पॉइंट डी, सो आपको तीनों स्लोप्स को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज थीटा b1 प्लस थीटा c2 प्लस थीटा d3। डिफ्लेक्शन की बात करें तो इन द फर्स्ट केस डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है, डाउनवर्ड। फर्स्ट केस में डिफ्लेक्शन आ रहा है डाउनवर्ड, सेकेंड केस में भी डिफ्लेक्शन आ रहा है डाउनवर्ड, थर्ड केस में भी डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड। सो इन द ऑल द थ्री केसेस डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स इफ यू वांट टू कैलकुलेट टोटल डिफ्लेक्शन तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों डिफ्लेक्शंस को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज डेल्टा d1 प्लस डेल्टा d2 प्लस डेल्टा d3। क्या मिलेगा इससे, नेट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी और टोटल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करके फॉर मल्टीपल लोडिंग हम डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं एंड स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना था अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड कॉन्सेप्ट, दैट इज मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम। Now we will talk about the second concept, that is Maxwell reciprocal theorem. Now ये थ्योरम भी बहुत हेल्प करता है आपका इफ यू वांट टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से अगर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है तो आपको मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम भी काफी हेल्प करता है। नाउ क्या बोलता है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर टू पोजीशंस। ठीक है, स्ट्रक्चर में या बीम में या मेंबर में दो पोजीशंस के कॉम्बिनेशन के लिए ये थ्योरम एप्लीकेबल है। नाउ ये थ्योरम क्या बोलता है, फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोजीशंस, दो पॉइंट्स पे आपको बात करनी है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। ठीक है, दो पॉइंट्स की बात करता है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या बोलता है, इन अ स्टेबल स्ट्रक्चर द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट पॉइंट 2 is equals to deflection at point 2 due to same concentrated load at point 1। देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। सपोज दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। नाउ इस स्ट्रक्चर में मैं दो पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, सपोज दिस इज पॉइंट 2 एंड दिस इज पॉइंट 1। ठीक है, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 1 दो पॉइंट्स है। नाउ ये सारी चीजें हम कैंटिलीवर के लिए इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कैंटिलीवर के लिए इजी हो जाता है समझाना, बट ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने देखा, फिर दूसरा अभी हम ये मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम देख रहे हैं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही स्ट्रक्चर के लिए, सभी स्ट्रक्चर के लिए ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, बट कैंटिलीवर के लिए इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाता है, ईजी टू एक्सप्लेन रहता है और ईजिली समझ में आ जाता है, इसलिए हम कैंटिलीवर के लिए पढ़ते हैं। सो क्या बोलता है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम बोलता है the deflection of point 1 due to concentrated load placed at point 2। concentrated load कहाँ लगाया, point 2 पे, and deflection कहाँ पे देखा हमने, point 1 पे। so suppose this is the deflected shape, so deflection at point 1 क्या आ गया,
दिस इज डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 बाय 2, और डेल्टा 1 बाय 2 क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 1 व्हेन लोड इज प्लेस्ड एट पॉइंट 2. सो डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 1 व्हेन लोड इज प्लेस्ड एट पॉइंट 2 इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 2 is equals to deflection of point 2 when the same concentrated load is placed at point 1. अब concentrated load को कहाँ रख दिया, point 1 पे. देखिए पॉइंट क्या बोल रहा है ये, पॉइंट 1 पे जब कॉन्सेंट्रेटेड लोड रखोगे उसकी वजह से पॉइंट 2 पे जो डिफ्लेक्शन आएगा, अब पॉइंट 2 पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा, सो दिस इज डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 2 व्हेन लोड इज प्लेस्ड एट पॉइंट 1. सो क्या बोल रहा है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम बोल रहा है डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 1 when the load is placed at point 2. पॉइंट 1 का डिफ्लेक्शन कब, जब लोड कहाँ पर है, पॉइंट 2 पर है. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 2. पॉइंट 2 का डिफ्लेक्शन कब, जब सेम लोड को कहाँ पे रख दिया आपने, पॉइंट 1 पे रख दिया. सो डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 1 व्हेन लोड इज प्लेस्ड एट पॉइंट 2 इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 2 व्हेन द सेम लोड इज प्लेस्ड एट पॉइंट 1. ठीक है, समझ में आया. कॉन्सेंट्रेटेड लोड के लिए एप्लीकेबल है ये थ्योरम, एंड ये थ्योरम एप्लीकेबल है कब, जब आपके पास दो पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, दो पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन के लिए एप्लीकेबल है 1 and 2. द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 1 when load is placed at point 2 is equals to deflection of point 2 when load is placed at point 1. ठीक है, नाउ ये तो हो गई डिफ्लेक्शन की बात. सेम ये ही मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर मोमेंट, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एंड स्लोप कॉम्बिनेशन. अभी हमने लोड और डिफ्लेक्शन का कॉम्बिनेशन देखा. सेम दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एंड स्लोप कॉम्बिनेशन. सो अब हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एंड स्लोप का कॉम्बिनेशन. सो सपोज दिस इज अ स्ट्रक्चर, अगेन आई एम टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स. दिस इज पॉइंट नंबर 2, सपोज दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज A, B. नाउ मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या बोलता है, स्लोप ऑफ पॉइंट 1, स्लोप एट पॉइंट 1 ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट प्लेस्ड एट पॉइंट 2. स्लोप ऑफ पॉइंट 1, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एट पॉइंट 2. कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट क्या लगाया है, पॉइंट 2 पे. सो पॉइंट 2 पे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगा देते हैं हम. नाउ ये कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगाया तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा इस टाइप से. नाउ पॉइंट 1 के स्लोप की बात कर रहा है. ठीक है, पॉइंट 1 पे आप टेंजेंट बनाइए, दिस इज थीटा एट पॉइंट 1, थीटा एट पॉइंट 1 व्हेन मोमेंट इज एट पॉइंट 2. तो क्या बोलता है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, स्लोप एट पॉइंट 1 ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट प्लेस्ड एट पॉइंट 2. कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट को कहाँ पे लगाया, पॉइंट 2 को पे, इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू स्लोप एट पॉइंट 2 व्हेन द सेम कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट इज प्लेस्ड एट पॉइंट 1. सो दिस इज द सेम स्ट्रक्चर, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, पॉइंट 1, पॉइंट 2. क्या बोल रहा है, द स्लोप एट पॉइंट 1 व्हेन द कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट इज प्लेस्ड एट पॉइंट 2, this is equals to slope of point 2 when the same concentrated moment is placed at point 1. so concentrated moment को कहाँ लगा दो, point 1 पे, और slope किसका कैलकुलेट करना है हमें, point 2 का. so point 2 पे आप टेंजेंट बनाएंगे like this. so this is theta 2 by 1, that is slope at point 2 when concentrated moment is placed at point 1. so एक बार और समझ लीजिए मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या बोलता है, the slope at point 1 पे slope when concentrated moment is placed at point 2, this is equals to slope at point 2 पे slope when the same concentrated moment is placed at point 1. so मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम लोड डिफ्लेक्शन के कॉम्बिनेशन में आपको रिजल्ट देता है, या तो फिर स्लोप मोमेंट के कॉम्बिनेशन में आपको रिजल्ट देता है. ठीक है, दो पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन के लिए हमेशा दो पोजीशंस पे हमेशा ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा. मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम हमेशा दो पोजीशंस के ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर है, समझ में आ गया. सो प्लीज राइट यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, दैट इज थीटा 1 व्हेन मोमेंट इज एट 2 is equals to theta 2 when the same concentrated moment is placed at point 1. Similarly यहाँ पे देखिए delta 1 when concentrated load is placed at point 2 is equals to delta 2 when the same concentrated load is placed at point 1. ठीक है, सो दीज आर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, आपको याद रखना है. इसका आप लिख लीजिए. थ्योरम क्या बोलता है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 2 ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड P
acting at point 1 is equals to deflection of point 1 due to same concentrated load, that is P, acting at point 2. Similarly, slope at point 2 due to concentrated moment M acting at point 1 is equals to slope of point 1 due to same concentrated moment, that is M, acting at point 2. Slope at point 2 due to concentrated moment acting at point 1 is equals to slope at point 1 due to same concentrated moment acting at point 2. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम एंड इसके पहले हमने देखा दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. इससे आपके ऑब्जेक्टिव्स कई सारे काफी क्विकली सॉल्व हो जाते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू कैलकुलेट reaction at point B for the loaded structure shown. So for this loaded structure you have to calculate what? For this loaded structure you have to calculate रिएक्शन एट पॉइंट बी. आपको पॉइंट बी पे रिएक्शन निकालना है. नाउ अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने शायद पहले भी डिस्कस किया है. दिस इज अ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. आप ऐसा मत सोचिए कि ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है, ये बिल्कुल आपके सिलेबस में है. एंड इसमें आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है एग्जामिनर कि आप किस तरीके से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ से रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ दिस इज अ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन इज ए पे 3 है एंड बी पे 1 है. टोटल 4 नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन है आपके पास. और इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी है? ओनली 3. यू आर हैविंग ओनली 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस, बट आपके पास नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितनी है? 4. नाउ क्या करना पड़ेगा? आपको एक कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन डेवलप करनी पड़ेगी. एंड यू नो दैट कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन किसकी टर्म्स में होती है? डिफ्लेक्शन के टर्म्स में. हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन किसकी टर्म्स में होती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन स्लोप की टर्म्स में होती है. एंड कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन किसकी टर्म्स में होती है? कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन होती है डिफ्लेक्शन के टर्म्स में. सो फॉर दिस स्ट्रक्चर यू हैव टू डेवलप अ कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन. क्या डेवलप करेंगे कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन? वी नो दैट पॉइंट बी पे क्या है? पॉइंट बी पे सपोर्ट लगा है. सो कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन क्या हो जाएगी? डेल्टा बी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, डेल्टा बी इज इक्वल्स टू 0. नाउ डेल्टा बी इज इक्वल्स टू 0 मतलब डेल्टा बी पे क्या हो रहा है? डेल्टा बी पे एक रिएक्शन लग रहा है लाइक दिस. एंड ड्यू टू दिस रिएक्शन आर बी क्या हो रहा है? ड्यू टू दिस रिएक्शन आर बी डिफ्लेक्शन पॉइंट बी पर 0 हो रहा है. नाउ पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है तो हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी और उसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो हमको वहां से क्या मिल जाएगा? अननोन आर बी मिल जाएगा. सो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी कैलकुलेट करिए फॉर दिस स्ट्रक्चर. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू अ यूडीएल एंड अ पॉइंट लोड. देखिए अब इस स्ट्रक्चर पे एक यूडीएल भी लग रहा है, एक पॉइंट लोड भी लग रहा है. दैट मीन्स दिस इज अ केस ऑफ व्हाट? दिस इज अ केस ऑफ मल्टीपल लोडिंग. एंड इस मल्टीपल लोडिंग के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा. एंड यू हैव टू कंसीडर इफेक्ट ड्यू टू इंडिविजुअल लोडिंग. तो पहले ये W लोड की वजह से, दिस इज लोड ऑफ इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर. तो पहले ये W लोड की वजह से आप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर दीजिए B पे, फिर RB की वजह से डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करिए B पे. दोनों डिफ्लेक्शन का एल्जेब्रिक सम लीजिए और उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए. तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाऊं, सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल लोडिंग को कंसिडर करना पड़ेगा. सो मैंने क्या किया है? जो मल्टीपल लोडिंग लग रहा है, इस मल्टीपल लोडिंग को मैंने 2 इंडिविजुअल लोडिंग में बाइफरकेट कर दिया. वन इज दिस यूडीएल एंड सेकंड इज दिस पॉइंट लोड. सो मैंने 2 इंडिविजुअल लोडिंग में बाइफरकेट कर दिया इस मल्टीपल लोडिंग को. एंड इन दोनों का अब हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल इफेक्ट देखेंगे. दैट इज इंडिविजुअली हम पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करेंगे. सो कैलकुलेट करिए डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी. सो डेल्टा B1 दिस इज इक्वल्स टू यूडीएल कितने का लग रहा है? W किलो न्यूटन पर मीटर. दिस इज इक्वल्स टू WL की पावर 4/8EI एंड डेल्टा B2 this is equals to RB into L cube by 3EI. now we know that delta B नेट लिखे या टोटल लिखे this is equals to 0. अब इन दोनों का आपको एल्जेब्रिक सम करना है. ये जो दोनों डिफ्लेक्शंस आए हैं, इन दोनों डिफ्लेक्शन का आपको क्या करना है? एल्जेब्रिक सम करना है. नाउ इन दोनों डिफ्लेक्शन का एल्जेब्रिक सम करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू? आपको पहले इसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा. दिस डेल्टा B1 इज एक्टिंग इन
डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखिए बीम कैसा डिफ्लेक्ट होगा, ड्यू टू यूडीएल दिस बीम विल डिफ्लेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये डेल्टा B1 कहाँ पे लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। एंड ड्यू टू आरबी क्या हो रहा है, ड्यू टू आरबी द बीम इज डिफ्लेक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो ये कहाँ पे लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। सो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। हमने क्या बोला है, एल्जेब्रिक सम लेना है। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है, आपको साइन को भी ड्यू कंसिडरेशन देना है। सो दैट मीन्स अगर मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहा हूँ, अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, सो आ जाएगा RB इंटू L³ अपॉन 3EI माइनस WL⁴/8EI दिस इज इक्वल टू वॉट, 0। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा RB इज इक्वल टू WL⁴/8EI इंटू 3EI/L³। EI से EI कैंसिल हो गया, L³ से L³ कैंसिल हो गया, यू विल गेट RB इज इक्वल टू 3WL/8। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, यहाँ से आपके पास रिएक्शन आ गया एट पॉइंट बी। सो द रिएक्शन एट पॉइंट बी इज 3WL/8। क्या कहाँ पे आ रहा है, इट इज अपवर्ड, जैसा हमने अज्यूम किया था। ये डायरेक्शन पॉजिटिव आ रही है आरबी की वैल्यू, मतलब जो अज्यूम डायरेक्शन है दिस इज करेक्ट। सो यहाँ से हमने क्या कर लिया, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए हमने रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया। दैट मीन्स हमने यहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन को यूज कर लिया। समझ में आया, इट वाज अ इजी न्यूमेरिकल, कुछ ज्यादा करना नहीं था। यहाँ पे 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इन दिस न्यूमेरिकल व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है। सो पॉइंट बी पर देखिए क्या है, पॉइंट बी पर देयर इज अ गाइडेड रोलर। हमने टाइप्स ऑफ सपोर्ट में इस टाइप का रोलर पढ़ा था, और आपको मैंने बताया भी था कि आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझना है कि किस टाइप के रिएक्शंस आ रहे हैं। अगर रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट को मेंबर से थ्रू अ पॉइंट ज्वाइन किया है, दैट मीन्स ये मोमेंट का रिएक्शन नहीं दे रहा है, यहाँ पे रोटेशन अलाउड है। एंड अगर सेम रोलर सपोर्ट को क्या कर दिया है, सेम रोलर सपोर्ट को इस तरीके से ज्वाइन किया है परपेंडिकुलर, ठीक है, दैट मीन्स ये रोलर सपोर्ट क्या कर रहा है, ये रोलर सपोर्ट आपको रिएक्शन दे रहा है मोमेंट का, यहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं है। इन दिस केस रोटेशन इज अलाउड, इन दिस केस रोटेशन इज नॉट अलाउड। सो यहाँ पे आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन से भी समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे रोटेशन अलाउड है, कहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं है। सो देखिए आप, इन दिस केस इन द गिवन लोडेड स्ट्रक्चर पॉइंट बी पर क्या है, पॉइंट बी पर देयर इज अ गाइडेड रोलर, एंड इस गाइडेड रोलर पे रोटेशन अलाउड नहीं है। दैट मीन्स ये गाइडेड रोलर क्या करेगा, ये गाइडेड रोलर रिएक्शन देगा मोमेंट का, बट इस रोलर पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन इज अलाउड। दैट मीन्स ये वर्टिकल रिएक्शन नहीं देगा। कौन सा रिएक्शन देगा, मोमेंट का रिएक्शन देगा। सो अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। कैसे इनडिटर्मिनेट है, यहाँ पे आपको वर्टिकल रिएक्शन नहीं मिल रहा है, मोमेंट का रिएक्शन मिल रहा है। सो पॉइंट बी पर नंबर ऑफ रिएक्शन इज 1, पॉइंट ए पर नंबर ऑफ रिएक्शंस आर 3, टोटल रिएक्शन कितनी हो गई 4। So number of unknown reaction is 4, number of available condition is 3 only. That means this is a indeterminate structure। इसलिए आपसे क्या पूछा है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर आपसे पूछा है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। सो सिंस दिस इज अ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डेवलप अ कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन। आपको यहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन डेवलप करनी पड़ेगी, एंड दैट कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन इज व्हाट, थीटा एट पॉइंट बी इज इक्वल टू व्हाट, 0। पॉइंट बी पर क्या है, थीटा 0 है। क्यों थीटा 0 है, क्योंकि यहाँ पे एक गाइडेड रोलर लगा है, एंड दिस गाइडेड रोलर इज प्रोवाइडिंग रिएक्शन ऑफ मोमेंट। मोमेंट का रिएक्शन दे रहा है ये पॉइंट बी पर, एंड मोमेंट के रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, पॉइंट बी पर रोटेशन अलाउड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स थीटा एट पॉइंट बी क्या है, थीटा एट पॉइंट बी इज 0, ठीक है। नाउ आप देखिए थीटा एट पॉइंट बी 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे एक मोमेंट का रिएक्शन लग रहा है। सो लगा दीजिए मोमेंट का रिएक्शन, दिस इज MB, आई एम कंसिडरिंग दिस इज MB। नाउ देखिए आप, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज अगेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मल्टीपल लोडिंग आ गई है। वन इज दिस पॉइंट लोड एंड सेकंड इज दिस पॉइंट मोमेंट, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट। सो यहाँ पे मल्टीपल लोडिंग आ गई है। सो इफेक्ट ऑफ मल्टीपल लोडिंग इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल लोडिंग। सो आप इसमें
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाइए। अब देखिए हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में हम बार बार ये नहीं करेंगे कि बार बार फिगर बनाते रहे, जो फिगर दिया है उसी से ही हमको काम चलाना है, तो इस फिगर से ही हम काम चलाएंगे। ठीक है, इस फिगर से कैसे काम चलाएंगे हम, इस फिगर में से सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लोड को रिमूव कर दीजिए, दूसरे लोड के लिए इक्वेशन लिख लीजिए, फिर पहले वाले लोड को लगा दीजिए, दूसरे लोड को हटा दीजिए, इक्वेशन लिख लीजिए। या तो आप इमेजिन भी कर सकते हो, आप इस स्ट्रक्चर को इमेजिन करो कि इस स्ट्रक्चर पे क्या लग रहा है, इस स्ट्रक्चर पे सिर्फ एक पॉइंट लोड लग रहा है और उसके लिए आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल लो। एंड देन इमेजिन करो इस स्ट्रक्चर पे सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है, उसके लिए आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल लो। तो सबसे पहले मैं पॉइंट लोड के लिए निकाल रहा हूँ थीटा B1। सो पॉइंट लोड के लिए थीटा B1 क्या हो जाएगा बताइए, स्लोप एट द फ्री एंड व्हेन द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। अगर फ्री एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है तो उस केस में फ्री एंड पर कितना स्लोप आता है, इट इज इक्वल्स टू PL स्क्वायर अपॉन 2EI। दिस इज थीटा B1। अब क्या करिए, पॉइंट लोड को आप इग्नोर कर दीजिए एंड कंसिडर कीजिए ओनली पॉइंट मोमेंट को, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट को कंसिडर करिए। अब बताइए फ्री एंड पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है तो उसकी वजह से फ्री एंड पे कितना रोटेशन आता है, यू विल से थीटा B2 दिस इज इक्वल्स टू ML अपॉन EI। सो MB इंटू L अपॉन EI। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है नेट रोटेशन एट पॉइंट बी, दैट इज थीटा बी नेट, और टोटल कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा। नाउ देखिए थीटा B1 कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, थीटा B1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, W की वजह से बीम कैसा रोटेट होगा, क्लॉकवाइज ना। सो थीटा B1 इज क्लॉकवाइज, सो थीटा B1 को लिख दिया हमने क्लॉकवाइज। दूसरा देखिए थीटा B2, ये मोमेंट मैंने कैसा अज्यूम किया, मैंने अज्यूम किया मोमेंट लग रहा है क्लॉकवाइज, दिस मोमेंट इज एक्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसकी वजह से बीम भी कैसा रोटेट होगा, क्लॉकवाइज। That means this theta B is also in clockwise direction. That means दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, एल्जेब्रिक सम करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। सो थीटा B1 प्लस थीटा B2 लिखना पड़ेगा। That means PL स्क्वायर अपॉन 2EI प्लस MB इंटू L अपॉन EI, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। सो MB आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू माइनस PL स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू EI अपॉन L। तो EI से EI कैंसिल, L से एक L कैंसिल, you will get MB is equals to minus PL upon 2। W लग रहा है क्या इधर, तो P कर लीजिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको P कर लीजिए। सो MB कितना हो गया, माइनस PL बाई 2। नाउ MB की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। MB इज माइनस PL बाई 2, मतलब ये जो हमने डायरेक्शन अज्यूम किया है MB का, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे MB कैसा लग रहा है, MB इज एक्टिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन गलत है। MB एक्चुअल में कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। सो MB इज इक्वल्स टू PL बाई 2 एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग व्हाट, बाय अप्लाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। और आपसे काफी क्वेश्चंस पूछता है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, दैट इज वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर दे के आपसे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगा के आपसे रिएक्शंस पूछता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और उसको क्विकली सॉल्व करना है इन सम 1 to 3 स्टेप्स। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। इस वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम अभी काफी सारे और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले बेस्ड ऑन दिस objective approach. So this is it for the today's class. We'll meet in the next class. Thank you.